अगर जो ये बिहार सरकार के ही दस्तावेज के आधार पर जाति के नाम भूमिहार ही रखा जाएगा, तब फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि अगले सेंसस में इस हमारी जाति के नाम के साथ ब्राह्मण शब्द को जोड़ा जाए। तो ये आज के समय में आप बस एक कहते हैं ना मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं अभी बिहार के मोकामा में हूँ और हम लोग यहाँ पर ये समझने के लिए आए हैं कि बिहार में बीते कुछ महीनों से भूमिहार ब्राह्मण बनाम भूमिहार की लड़ाई चल रही है। बीते कुछ साल पहले जब कास्ट सर्वे बिहार में हुआ 2023 में, तब उसके कॉलम में भूमिहार शब्द लिखा गया, लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों का कहना है कि वो भूमिहार ब्राह्मण है, ना कि सिर्फ भूमिहार है। तो इसको लेकर बीते कुछ महीनों से जो है वो बिहार में गतिरोध चल रहा है और भूमिहार ब्राह्मण ये मांग कर रहे हैं कि उनको भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। तो यही हम समझने के लिए आए हैं बिहार में कि भूमिहार ब्राह्मण है कौन, भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास क्या है और वो किस तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं। इस समझने के लिए हम मोकामा में आए हैं। मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, ये पूरा भूमिहार बेल्ट है जहाँ पर भूमिहारों की अच्छी खासी जो है वो संख्या है। तो यहाँ पर हम लोगों से बातें करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे और भूमिहार विषय पर कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भूमिहार ब्राह्मण जो समुदाय है वो किस तरीके से एक डोमिनेंट कास्ट के तौर पर बना, किस तरीके से ब्रिटिश के टाइम में जो कॉलोनियल सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, उसमें इन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया और अपने आप को एक हायर स्टेटस में डालने के लिए इन लोगों ने पूरी एक तरीके से लॉबी की। ये जानने और समझने के लिए हम बिहार आए हैं। बीते 100 सालों में भूमिहारों की पहचान हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हाल के टकराव आज के बिहार में जाति से जुड़े गहरे संकट को सामने लाती है। यहाँ घटती सामाजिक ताकत, आर्थिक चिंता और जनगणना की राजनीति यह तय कर रही है कि कोई समुदाय अपने अतीत को कैसे देखता है और अपने भविष्य के लिए कैसे मांग रखता है। अंग्रेजों के समय हुए जाति जनगणना से कई दशक पहले ही भूमिहारों ने अंग्रेज शासकों से खुद को ब्राह्मण का टैग पाने के लिए लामबंदी शुरू कर दी थी। बिहार में जो अभी भूमिहार को लेकर के भूमिहार ब्राह्मण लगाया जाए टाइटल या फिर भूमिहार लगाया जाए, इसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, सवर्ण आयोग और ये सब चीज़ें जो चल रही है, इसका पूरा बुनियाद अगर आपको देखना है तो आपको 1890s जाना पड़ेगा। उस 90s में भूमिहार ही नहीं बल्कि बहुत सारी कास्ट सभाएं बन रही थी। कायस्थ की अलग बन रही थी, महार की अलग बन रही थी, अलग अलग जातियों की बन रही थी। और उस समय इसका मुख्य कारण भूमिहार लोगों का यही था कि 1857 के बाद जब क्रांति हुई थी तो उसमें भूमिहारों ने बहुत सारा उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इनको आर्मी से बैन कर दिया गया था, भूमिहार कम्युनिटी को। और आर्मी में सबसे ज़्यादा ये लोग रहते थे। मंगल पांडे भी आर्मी भूमिहार ही थे। तो जब इनको नौकरी वहाँ से बैन कर दिया गया तो कुछ नया नौकरी चाहिए था, और नया नौकरी पाने के लिए इनके पास एक ही जगह बचता है, लिखने पढ़ने का काम, जहाँ पे कायस्थ लोग और ब्राह्मण लोग सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। तो इन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण कैटेगरी में शामिल करवाने के लिए ये पूरा का पूरा कास्ट सभाएं वगैरह चलाई कि अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए। भाई ब्रिटिश जो है वो कैसे तय करते हैं तुम ब्राह्मण हो या क्या है, टाइटल के अनुसार। तो टाइटल लोग बदलना शुरू कर दिए। आज भी अगर आप देखिएगा कि नवादा अगर आप चले जाइए, वहाँ सारे भूमिहार आपको सिंह लगाते हुए दिखेंगे। झारखंड चले जाइएगा, सारा सिंह मिलेगा आपको। जहानाबाद जैसे ऊपर आने, गंगा का प्लेन में आने शुरू करते हैं, आपको शर्मा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। और मतलब जहानाबाद में भी आपको सिंह भी मिल जाएगा, शर्मा भी मिल जाएगा, लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा आपको। आप नॉर्थ चले जाइए, मिश्रा, उपाध्याय, पता नहीं क्या क्या सारे ब्राह्मण के टाइटल, तिवारी तक मिल जाएंगे आपको। पूरे विवाद पर बिहार सरकार ने राज्य में बने सवर्ण आयोग से सुझाव मांगे थे। इसके बाद बिहार के अलग अलग इलाकों से भूमिहार समुदाय के लोग आयोग को अपने ब्राह्मण होने के सबूत भेजने लगे। ये सबूत मुख्य रूप से 2 बातों पर आधारित थे। पहला, अंग्रेजों के समय कराई गई जाति जनगणना, और दूसरा, पुराने समय की कहानियां और परंपराएं। भूमिहार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बिहार में काम कर रहे हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ भी उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं। सवर्ण आयोग के पास भी ये मामला गया। सवर्ण आयोग ने अपनी अनुशंसा जो है वो बिहार सरकार को भेज दी। लेकिन ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कास्ट सर्वे की 2023 में रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद जो धीरेन्द्र कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो इस मामले के लिटिगेंट हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा, बिहार सरकार ने जो है सवर्ण आयोग से जवाब मांगा। तो ये पूरा जो गतिरोध है वो इस तरीके से चला। अब जब सवर्ण आयोग ने अपनी अनुशंसा बिहार सरकार को दे दी है तो बिहार सरकार को तय करना है कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या भूमिहार लिखा जाए।
तो ये भूमियार कम्युनिटी को लेकर जो आप लोगों ने लिटिगेशन फाइल किया, इसके पीछे क्या मंतव्य था आप लोगों का कि कैसे सफ़र पूरा शुरू हुआ? देखिए, ये विवाद शुरू हुआ जब चीज़ों को डिजिटल कराने की राज्य सरकार ने कोशिश शुरू की। उस समय से ये हम लोगों के संज्ञान में आया कि हमारी जाति का नाम डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, इसके नॉमेनक्लेचर में हेरफेर किया जा रहा है। पहले 2019 के पहले तक, जब तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत नहीं हुई थी, सवर्ण के किसी भी जाति के बच्चों को या सवर्ण के किसी भी जाति के व्यक्ति को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की शायद ही जरूरत पड़ती हो। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना शुरू हुआ तो सवर्ण बच्चे भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने लगे, और उनके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में जो डिजिटल फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में भूमिहार ब्राह्मण न लेकर सिर्फ भूमिहार आ रहा था। उसके बाद ये संज्ञान में तब आया जब बिहार सरकार ने 2022-23 में कथित तौर पर कास्ट सर्वे कराया, या ये कहिए कास्ट सेंसस कराया। उसमें भी राज्य सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण न लिखकर भूमिहार लिखा, और 22-23 के दौर से ही बिहार सरकार अपने लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। उस डिजिटल करने के दरमियान भी जब आम लोग जिनके पास 2 कट्ठा जमीन है, 2 धुर जमीन है, या 200 बीघा जमीन है, या 2000 बीघा जमीन हो, वो जब डिजिटल कराने के लिए दस्तावेज लेकर पहुंचे तो उनके दस्तावेज पर लिखा हुआ था भूमिहार ब्राह्मण /बाभन। ये इस जाति को बिहार में कहीं बाभन / भूमिहार ब्राह्मण लिखते हैं और कहीं भूमिहार ब्राह्मण / बाभन लिखते हैं। इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प आ रहा था, भूमिहार करके। हम ब्राह्मण हैं नहीं हैं ये एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में जो है वो है, रिकॉर्ड में हम ब्राह्मण हैं। हम सबसे पहले इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में हम गए। हाईकोर्ट ने हमको आदेश दिया कि आप सक्षम प्राधिकार के पास जाइए। वो 4-5 सेक्रेटरी लेवल के प्राधिकार थे। हमने तमाम सक्षम प्राधिकार को मेल किया, बाई पोस्ट सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना एप्लीकेशन भेजा। वहां से हमें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि 2026-27 में सेंसस होगी, जो केंद्र सरकार हर 10 साल पर कराती है। कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाया था, वो सेंसस होगा। तब हमारी चिंता बढ़ गई कि अगर उस सेंसस में, जो कि जिसमें कास्ट भी मेंशन किया जाना है, अगर जो ये बिहार सरकार के ही दस्तावेज के आधार पर जाति के नाम भूमिहार ही रखा जाएगा, तब फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि अगले सेंसस में हमारी जाति के नाम के साथ ब्राह्मण शब्द को जोड़ा जाए। सर, इसके ऊपर एक और मुद्दा पिछले महीने आया दिसंबर में कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने आप लोगों से पूछा कि भूमिहार ब्राह्मण और भूमिहार को लेकर बातचीत में कि भूमिहार ब्राह्मण है या भूमिहार है, उस पर भी आप लोगों से राय मांगी गई। उस पर भी आप लोगों ने बैठक की। उन बैठकों में क्या हुआ, क्या आप लोगों ने निर्णय लिया, क्या एक आम सहमति बन पाई इस चीज़ पे, इसके बारे में बताइए। देखिए, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो हम आपको बताएं कि साक्ष्य है। वो मुद्दा आयोग का नहीं था, लेकिन बातें जब उठ गई तो मुद्दे बन गए। तो हमने कहा, जो आपसे भी कहते हैं, ये सेंसस रिपोर्ट, सेंसस ऑफ इंडिया 1931, ये 1931 का सेंसस है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, ये हम समझते हैं कि इसको कहीं से झुठलाया नहीं जा सकता है। कई तरह के टेक्निकली परेशानी हो गई थी, इसलिए हम सब ने पूरे समीक्षा करके सरकार के सामने सुझाव रखा है और साक्ष्य के साथ रखा है। सारा रिकॉर्ड दिया है कि इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है किसी स्तर पर। ये भूमिहार ब्राह्मण ही मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ब्रिटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुचानन ने भूमिहारों को मिलिट्री ब्राह्मण बताया, वहीं विलियम एडम ने उन्हें मगध ब्राह्मण कहा, जबकि विलियम क्रूक ने अपनी किताब ट्राइब्स एंड कास्टेज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध में उन्हें बाभन और जमींदार ब्राह्मण के रूप में दर्ज किया। हालांकि समाजशास्त्री इन्हें याचक और अयाचक ब्राह्मण के रूप में अलग अलग वर्गों में बांटते रहे हैं। द कास्ट कॉन्सेंसस किताब के लेखक आनंद तेलतुंबड़े के अनुसार भूमिहार एक खेती करने वाली जाति रही है, जिसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी आबादी है। इनकी जड़ें ब्राह्मणों से जुड़ी हैं, लेकिन इनकी जाति की पहचान ब्रिटिश काल की जाति जनगणना के दौरान तय हुई। उस समय ये एक स्थानीय जाति थे और जनगणना ने इन्हें एक प्रभावशाली जाति के रूप में पहचान दी। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के जिम्मे सिर्फ और सिर्फ पौरोहित्य कार्य ही नहीं है, ब्राह्मणों के जिम्मे राजसी कार्य भी है, ब्राह्मणों के जिम्मे कृषि कार्य भी है।
ऐसे तमाम स्मृति ग्रंथ हैं जिसमें ब्राह्मणों को कृषि कार्य करने की इजाजत दी गई है। अग्रहार से मिली हुई जमीन पर ब्राह्मण खेती करते हैं। यह आज से नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा कि पाटलिपुत्र के आसपास कुछ ऐसे ब्राह्मण जाति रहते हैं जो कि कृषि करते हैं और जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए युद्ध करते हैं। बुकानेन ने इसे योद्धा ब्राह्मण कहा, मिलिटेंट ब्राह्मण कहा है। महर्षि वंश नामक किताब जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी, इस किताब में उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से ब्राह्मणों की दो धारा इस देश में शुरू से रही, सनातन संस्कृति में शुरू से रही। एक आयुधजीवी रहे और एक पौरोहित्य कर्म पर निर्भर रहे। तो सर, अगर बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो कौन कौन से एरियाज होंगे जहां भूमिहार समुदाय की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जहां पे इनकी आबादी ज़्यादा है? सीमांचल क्षेत्र में भूमिहारों की आबादी नगण्य है, जिसको पूर्णिया में यद्यपि है, लेकिन किशनगंज, अररिया इन जगहों पर बहुत कम है। सुपौल में कम है और रोहतास क्षेत्र में आबादी कम है। बाकी पूरे बिहार के भूगोल पर इनकी आबादी है, कमोबेश सब जगह पर कायम है। ज्यादा कंसंट्रेशन बक्सर से, आप बक्सर जो गंगा का जो फर्टाइल लैंड है, उस फर्टाइल लैंड पर भूमिहार हैं। गंडक का जो फर्टाइल लैंड है, उस फर्टाइल लैंड पर भूमिहार हैं। कोसी का जो फर्टाइल लैंड है, उस लैंड पर भूमिहार हैं। फल्गु का जो फर्टाइल लैंड है, उस लैंड पर भूमिहार हैं। बिहार के जटिल सामाजिक माहौल में भूमिहार समुदाय आज दोहरी पहचान के संकट से जूझ रहा है। समुदाय के भीतर तरक्की की चाह एक जैसी नहीं है। जहां कुछ लोग अपनी ब्राह्मण पहचान पर जोर देते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी गरीबी और आर्थिक मुश्किलों के आंकड़े दिखाकर ओबीसी दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2023 की जाति सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 27.5% भूमिहार हर महीने 6,000 रुपए से कम कमाते हैं। यह आंकड़ा सवर्णों की बाकी जातियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यह पहली बार नहीं है जब जनगणना से पहले भूमिहार अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हों। करीब एक सदी पहले भी ब्रिटिश जनगणना करने वालों को भूमिहारों की मांगों का सामना करना पड़ा था। अब जब फिर से जाति जनगणना होने वाली है तो सरकार के सामने भूमिहारों की नाराजगी और असंतोष को संभालने की चुनौती होगी। बिहार में भूमिहार समुदाय की जो जनसंख्या है वो 2.8% है, जो कि 2023 की कास्ट सर्वे रिपोर्ट बताती है। और उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भूमिहार समुदाय में काफ़ी बड़े स्तर पर गरीबी है। लेकिन भूमिहार समुदाय के बीच जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि वो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, आर्थिक परिदृश्य में और सामाजिक परिदृश्य में काफ़ी डोमिनेंट कास्ट रही है और उनके पास अथाह भूमि रही है। भूमिहार ब्राह्मण का विवाद 2026 ऐसे समय में जहां हम दुनिया को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, वैसे समय में हम आज जाति पे एक बहुजनीय जो जाति होता है, यादव हो गया, कोई बहुजन हो गया, चाहे छोटे जाति के लोग हो गए, इनको छोड़ के आज आप जनरल कास्ट के एक जाति को जाति के ही नाम पे मतभेद में फंसा रहे हैं। आपको भूमिहार लिखा जाए, आपको भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए, कि आपको ब्राह्मण की श्रेणी में डाल दिया जाए। तो ये आज के समय में आप बस एक कहते हैं ना, मतभेद फैलाने का काम कर। भूमिहार जो है वो उसका जड़ ब्राह्मणों से ही जुड़ा हुआ है और भूमिहार कोई अलग से जाति नहीं है, वो ब्राह्मण का ही एक अंग है। तो भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाएगा, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात जो है, ब्राह्मण में ही जो नेतृत्व क्षमता थी या जो कृषि से प्रभावित हुए या जो सामाजिक नेतृत्व किए, उनको ही बाद में भूमिहार कहा जाने लगा। तो भूमिहार समुदाय के बीच सबसे बड़ा बदलाव स्वामी सहजानंद सरस्वती लेकर आए, जो खुद इस समाज से आते थे और उनका मानना था कि भूमिहारों को पुरोहित का काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सरस्वती ने पटना के पास स्थित बिहटा को अपनी कर्मभूमि बनाया और वहां सीताराम आश्रम की शुरुआत की, जो इन दिनों वीरान पड़ा रहता है। यहाँ ब्राह्मणों का दो पार्ट में बांटा, जाचक और अजाचक। तो अजाचक लोग अपना भीख दान उपदान लेते हैं, बियाह शादी श्राद्ध करवाते हैं, और जात में भूमि का एक ताकत था, इसलिए ये लोग जमींदारी किया और अपना काम भर ही संध्या गायत्री पूजा किया। अब आकर के इधर स्वामी जी के ही समय से ही बखेड़ा खड़ा हुआ कि भूमिहार अलग एगो जाति है
अब भूमिहार को कुछ ऐसा पाठ पढ़ा दिया लोग कि मुंह चीड़ के पहले यही बोलता है कि हम भूमिहार हैं। पूछिए जब बिहार में पिछड़ी जातियां सत्ता तक पहुंची तो उनके उभार के साथ राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर भूमिहारों की मजबूत पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इसी दौर में निजी सेनाओं का उभार हुआ, जिनमें सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, सनलाइट सेना और रणवीर सेना प्रमुख थी। मृत्युंजय शर्मा अपनी किताब ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार में लिखते हैं कि दबे कुचले वर्गों में बढ़ती जागरूकता के चलते भूमिहारों का प्रभाव कम होता चला गया। उन्होंने बिहार की किसी भी दूसरी ऊंची जाति की तुलना में अपनी सामाजिक स्थिति को बचाने के लिए ज्यादा आक्रामक तरीके अपनाए। जाति सेनाएं इसी का एक रूप थी। सबसे खतरनाक रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया आज भी कई भूमिहारों के बीच लोकप्रिय हैं। और जो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे उनके नेतृत्व में रणवीर सेना बनी। वो भी रणवीर सेना के सेनापति थे, गलत आदमी नहीं थे। उनका तो वसूल था कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तो तुम एक नहीं मारोगे तो काहे के लिए 10 मारेंगे। वो तो हनुमान नीति है, लेकिन वो किसी के अहित नहीं करने वाले थे। नहीं उनको छेड़ोगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो भूमिहार समाज में उनको किस तरीके से देखा जाता है? हम तो एक सिपा सालार के रूप में देखते थे। जैसे देवताओं में आपको देवता लोग के सेनापति कार्तिकेय थे, उस तरह से हम मानते हैं कि भूमिहार ब्राह्मणों में वो परशुराम के बाद एक जो यशस्वी आदमी थे। राजनीति में किस तरीके से एंट्री हुई भूमिहार समाज की, और 1990 के बाद का जो परिदृश्य है उसमें किस तरीके की भूमिका रही भूमिहार समाज की? नहीं, भूमिहार समाज को देखिए, ये बात सही है कि राजनीति में तो अग्रणी भूमिका थी। मुख्यमंत्री की हैसियत से इस प्रदेश में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने जो सेवा किया, साधन विहीन राज्य को विकसित करने का प्रयास किया, और वो कल कारखाने कुछ नहीं थे, उस समय लूटा हुआ बिहार था। उन्होंने अपने बुद्धि से और साधन विहीन राज्य को व्यवस्थित करके सामने रखा है। लालू जी का शासन आने के बाद भूरा बाल साफ करो कहा गया कि नहीं कहा गया, लेकिन यह संदेश जरूर गया कि यह सरकार भूमिहारों के खिलाफ है। उसके बाद कालखंड में चूंकि कांग्रेस भी उनके साथ खड़ा हो गया, तो कोई आश्रय स्थली भूमिहार के लिए नहीं बचा था राजनीति में। लालू जी के आतंक राज से मुक्ति के दौर में भूमिहारों का बड़ा नेतृत्व राजनीति के अपराधीकरण का शिकार हो गया, जिसके चल भूमिहारों का जो संघर्ष का और बौद्धिक बल था वो घटता चला गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सैकड़ों छोटे बड़े ग्रुप हैं जो अपने अपने इलाके में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। वहीं समाज के युवा सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपनी जाति की पहचान और ताकत दिखाते हैं। 5 से पहले ले लीजिए तो भूमिहारों के साथ शोषण हुआ है, क्योंकि हम लोग संख्या में थोड़े कम हैं। पर संख्या में कम है इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर हैं। हम लोग पुरातन काल से नेतृत्व करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी इनडायरेक्टली नेतृत्व कर ही रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, बिहार सरकार का इस पर क्या रुख होता है, और आने वाले समय में भूमिहार ब्राह्मण जो है वो किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ लॉबी करते हैं, सरकार के साथ मांग उठाते हैं। ये आने वाले भविष्य में ये बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।